गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का जो अप्रैल का दर्पण था वो काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे उसकी वजह से हो गया है। तो हम लोग कवर करेंगे। आज तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अप्रैल का ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मई का देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ अब राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो हमें पता क्या होना चाहिए कि ऐसा आया क्यों है, क्योंकि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इसकी अवधि जो है 3 मिनट 10 सेकंड रखी गई है और सभी 6 छंद गाए जाएंगे। हमें पता होना चाहिए हमारा जो राष्ट्रगीत है, गति नहीं है, गीत है। ये जो वंदे मातरम है ये क्या है? ये हमारा राष्ट्रगीत है और इसके बारे में ये पहली बार कब गाया गया था? 1896 अधिवेशन कौन किसका था? कांग्रेस का, और कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगीत की जो रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा रचित है। हमारा राष्ट्रीय गीत। ऐसे ही राष्ट्रगान हमारा जो है आप लोग जानते हैं। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, और ये पहली बार गाया गया था 1912 में। तो ये राष्ट्रगान हम लोग, और यहाँ पर क्या किया गया है कि राष्ट्रगीत जो है जब सरकारी कोई कार्यक्रम चल रहा होगा तो राष्ट्रगीत को पहले गाया जाएगा राष्ट्रगान से, सरकारी कार्यक्रमों में। और जैसे मूवीज वगैरह में आता है तो वहाँ पर कोई सम्मान करने की, मतलब खड़े होने की जरूरत नहीं है। बाकी जगहों पर आपको खड़े होकर सम्मान, इसके सम्मान में खड़े होना होता है। तो इन दोनों को एक्सेप्ट कब किया गया हमारे द्वारा? भारत के द्वारा 24 जनवरी को 1950, तो जो संविधान सभा थी उसने जो है स्वीकार किया था इन दोनों ही चीजों को। दो बातें क्यों हो गई राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रगीत जो हमारा था वंदे मातरम, सुफलाम सुफलाम मलयज शीतलम, इसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जब हमारा जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उस दौरान जो है लोग इसका गायन करते थे, जो हमारे राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। तो इतनी बार जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? डोर्नियर 228 विमान की खरीद। डोर्नियर 228 किससे खरीदा जाएगा? एचएल से खरीद रहे हैं। कौन? सरकार खरीदेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एचएल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जैसे भारत के जो एयरक्राफ्ट है वो यही बनाता है। डिफेंस सेक्टर की पीएसयू है ये। डिफेंस सेक्टर मतलब रक्षा क्षेत्र की पीएसयू। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सरकारी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो डिफेंस के लिए निर्माण करती है एयरक्राफ्ट का। तो ये किसको दिए जाएंगे? तटरक्षक बल को दिए जाएंगे। 8 विमान बनाए जाएंगे। तटरक्षक बल जो हमारी, ये है हमारा भारत, तो ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया। तो इसकी जो रक्षा करने के लिए लोग लगे होते हैं, हमारी सेना होती है, उनके काम में आएगा, कोस्टल फोर्सेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, रक्षा खरीद परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है किस चीज की? डिफेंस डील को लेकर के। तो 114 राफेल खरीदने की मंजूरी दी गई है। रक्षा खरीद
परिषद के द्वारा। रक्षा खरीद परिषद, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसके अध्यक्ष होते हैं जो रक्षा मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो होते हैं। इसने मंजूरी दी है, इसके बाद ये रखा जाएगा किसके सामने? कैबिनेट के सामने। कैबिनेट कमेटी जो होती है उसके सामने इसको रखा जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति है उसके सामने रखा जाएगा। जब ये अप्रूव हो जाया करेगी उसके बाद में खरीदारी की जाएगी। तो 114 राफेल की खरीदारी की जाएगी। 6 P-8I विमान, एक खर्च कितना होगा? 3.6 लाख करोड़ का खर्च बताया गया। प्लस एंटी टैंक माइंस जिसका नाम है विभव, ये खरीदा जाएगा। तो अभी आपको पता है हम लोगों ने राफेल खरीदा है। ये राफेल कहाँ से खरीदेंगे? फ्रांस। कंपनी कौन सी है फ्रांस की? डेसॉल्ट एविएशन। डेसॉल्ट एविएशन कंपनी है जहां से हम लोग राफेल खरीदते हैं, जिससे खरीदते हैं। तो हमने अभी राफेल 36 खरीदे ही थे, डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। इसके 2 वर्जन हैं राफेल के या रफाल के। एक तो मरीन वाला है नौसेना के लिए, एक नॉर्मल है जो एयरफोर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया है और नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? खेमचंद जी, युमनाम खेमचंद। कब से खत्म किया गया? 4 फरवरी 2026 से। राष्ट्रपति शासन के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए एटलीस्ट। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था आपको पता ही है, इथनिक क्लैश, नृजातीय संघर्ष। रीजन पता होना हमें बहुत जरूरी है। नृजातीय संघर्ष किसके बीच में था? जो वहां का समुदाय है, एक मैती समुदाय और कुकी समुदाय। मैती समुदाय जो है ये बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक का मतलब इसकी आबादी ज्यादा है, बहुसंख्यक मेजॉरिटी में, और ये माइनॉरिटी है। ट्राइब्स हैं, दोनों ही ट्राइब्स हैं। इन्हीं के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, आरक्षण को लेकर के कुछ विवाद हुआ था। ठीक है, और इसके बाद वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे इस्तीफा भी दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तब से ये संघर्ष लगातार इन दोनों समुदायों के बीच में चल रहा है। मैती समुदाय क्या घाटी में रहता है और कुकी समुदाय रहता है पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। तो अब इसको क्या किया गया? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कौन से आर्टिकल से लगाया जाता है या किस आर्टिकल के तहत पावर है? अनुच्छेद 356। कौन लगाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और हटाएगा कौन? तो हटाता भी यही है, जो लगाएगा वही। राष्ट्रपति के द्वारा एक घोषणा की जाती है और उसके बाद उसी से हटा लिया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और उद्घोषणा के बाद संसद की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो अनिश्चितकाल के लागू रहेगा। संसद के सामने प्रस्ताव रखना होगा, उसकी अनुमति लेनी होती है सरकार को। तो अनुच्छेद 356 इसका रीजन क्या ग्राउंड होता है? आधार क्या होता है इसका? आधार होता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। राज्य में संवैधानिक तंत्र की जब विफलता हो जाती है, अर्थात जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह पावर है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सके। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? व्यवहार में क्या इसका प्रभाव पड़ता है? मतलब ये कि उस राज्य का जो शासन है, जैसे कि यहाँ मणिपुर है, उस राज्य का शासन अब सीधे राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी
व्यक्ति के द्वारा, और वहाँ की जो विधानसभा होती है वो सस्पेंड कर दी जाती है, भंग नहीं की जाती, सस्पेंड होती है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया मणिपुर। मणिपुर के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी राजधानी इम्फाल है, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नागालैंड के जस्ट नीचे आता है। तो अभी भी विवाद चल रहा है दोनों के बीच में, मैती और कुकी के बीच में, लेकिन ये है कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो आपस में अभी समझौता भी हुआ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक इसमें मणिपुर को लेकर के। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सैन्य नर्सिंग सेवा से रिटायर्ड को भी पूर्व सैनिक का दर्जा, मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, MNS। दिस इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जैसे कि NDA CDS ये सब होती है, वैसे मिलिट्री वाली जो नर्सिंग सर्विसेज हैं। यहाँ जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग काम करते हैं, वो रिटायर्ड हो जाते थे, तो इन्हें भूतपूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलता था। अभी तक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा नहीं था, या एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं था इनको। तो इसकी वजह से क्या था, इनको कहीं आरक्षण नहीं मिल पाता था। जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से जो आरक्षण का प्रावधान 10% या 20% का हो रखा है अलग अलग जगहों पर, विशेष रूप से सेंट्रल सर्विसेज में, तो इनको लाभ नहीं मिलता था। अब इनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे दिया गया है सरकार के द्वारा। इतना ही मसला है। तो अब बाकी लोगों के साथ जो मिलिट्री से रिटायर होते हैं उनके साथ इनको भी दर्जा मिल गया, तो इनको भी अब आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, और ये वहां पर अप्लाई कर पाएंगे नौकरी के लिए, ठीक है। दिल्ली में लाडली योजना की जगह अब लखपति बिटिया योजना, मतलब ये जो योजना चल रही थी अभी तक, लाडली योजना, ये बंद कर दी गई है, और उसकी जगह अब लखपति बिटिया योजना को लागू किया गया है। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। तो लाडली योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन ये कब? इंटर पास होने पर। इंटर पास हो गए, इंटर मतलब 12th पास होने पर दिए जाते थे। लखपति वाले में इन्होंने क्या कर दिया कि अब ग्रेजुएट पास होना पड़ेगा। क्या कब पास होना करना, क्या पास करना पड़ेगा? ग्रेजुएट होने पर। और दूसरा, उम्र हो 18 वर्ष की हो गई हो, 18 वर्ष या इससे ज्यादा। उसके बाद ये मिलेंगे आपको 1.2 लाख रुपीज। मतलब तब तक ये पैसे नहीं मिलने वाले, जब बच्ची का जन्म होगा उसी वक्त उसके खाते में जमा कराए जाएंगे 20,000 रुपए। इसी तरह से जन्म हुआ, फिर पढ़ने जाएगी, कक्षा 5 पास किया, 8 पास किया, 10 पास किया, तो हर स्तर पर कुछ ना कुछ पैसे सरकार के द्वारा जमा किए जाएंगे, जो कुल मिलाकर होंगे 1.2 लाख रुपीज। ये आपको तब मिलेंगे बेटियों को जब ग्रेजुएशन कर लेंगी, प्लस 18 वर्ष की उम्र भी हो जाए। 18 वर्ष से पहले अगर शादी करती हैं तो ये पैसा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मोरल क्या है इस पीछे का, योजना का पर्पज क्या है? इसका योजना का जो मुख्य पर्पज यही हुआ, क्या हुआ कि महिला सशक्तिकरण। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो लड़कियां हैं उनको स्नातक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे क्या होगा, शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य महिला सशक्तिकरण थ्रू एजुकेशन, एक तो यही हो गया। दूसरा, बाल विवाह को रोकना, क्योंकि 18 साल से पहले करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये वन ऑफ द मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार के द्वारा पैसा कई चरणों में जमा किया जाएगा, इकट्ठे नहीं जमा किया जाएगा। तो दिल्ली की योजना है वो, है ना। नेक्स्ट क्या है, बीसीसीआई द्वारा अनुबंध किया गया है 2025-26 के लिए। बीसीसीआई आप लोग जानते हैं क्या है?
भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। इसके द्वारा जो खिलाड़ी होते हैं जैसे कि शुभम गिल, जसप्रीत बुमराह, जो भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है बीसीसीआई, या बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है इन लोगों को, और ये लोग खेलते हैं फिर बीसीसीआई की ओर से, और इनको कुछ एनुअल पैकेज भी मिलता है। इस पैकेज के क्रम में कुछ पैसा तय होता है, जो भी तय होता हो करोड़ों में। तो इसमें इन्होंने ग्रेडिंग कर रखी थी, ए बी सी डी, 4 ग्रेडिंग कर रखी थी, और इससे पहले भी एक ग्रेड था ए प्लस, सबसे टॉप का, इसको हटा दिया गया है। अब ग्रेडिंग से क्या फायदा है? ग्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि जो ए प्लस ग्रेडिंग का होगा उसको मान लीजिए 5 करोड़ मिलेगा, ए वाले को 4 मिलेगा, इसको 3, 2 करोड़, 1 करोड़ एनुअल। तो ग्रेडिंग के हिसाब से उनको पेमेंट होता है, जो अनुबंध के आधार पर, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट था ये, तो इसको हटा दिया गया है। महिलाओं में ए प्लस नहीं था, पुरुषों में ए प्लस था कैटेगरी, इसलिए इसको पुरुषों में से हटा करके महिलाओं के बराबर कर दिया गया कि अब दोनों में, महिला और पुरुष में, कोई डिफरेंस ना बचे। तो ग्रेड ए में 3 खिलाड़ियों को शामिल लिया गया है, और ग्रेड ए महिलाओं में इन 3 खिलाड़ियों को लिया गया है। बाकी आप लोग जानते हैं क्रिकेट के बारे में। नेक्स्ट है केरलम के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। केरलम क्या है, क्या मसला है? केरल का नाम बदला जा रहा है, केरल का नाम नया रखा जाएगा केरलम, ठीक है। तो केरल का नाम बदला जाएगा और नया नाम होगा केरलम। किसको शक्ति है इसके तहत, कौन कर सकता है, किसको पावर प्राप्त है? ये पावर प्राप्त है संसद को। संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। संसद में क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव। तो प्रक्रिया क्या होगी, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख दिया हुआ है अनुच्छेद 3 में। इसमें किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बदलना है, तो ये किया जा सकता है, नाम बदलना, क्षेत्रफल बदलना, या कुछ डिस्ट्रिक्ट निकालना, किसी डिस्ट्रिक्ट में जोड़ना। तो रीऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, पुनर्संगठन। तो नाम बदलने का काम, क्षेत्रफल बदलने से तात्पर्य क्या हो जाएगा, जैसे कि किसी राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट निकाला गया और दूसरे में जोड़ दिया गया, या किसी के 2 डिस्ट्रिक्ट निकाले गए तो किसी और राज्य को दे दिए गए, या हो सकता है कि राज्य का विभाजन करना पड़ जाए, तो राज्य का विभाजन भी कर सकते हैं, तब एक राज्य उसके 2 राज्य बना दिए जाए। ये होता है इसके तहत। जैसे राज्य का विभाजन वाला का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि यूपी को विभाजित करके क्या बनाया गया था, उत्तराखंड। वैसे एमपी को डिवाइड करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, है ना। बिहार को अलग करके झारखंड बनाया गया। ये लेटेस्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। नाम, तो इनकी प्रक्रिया पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है प्रोसेस। प्रोसेस होता है, पहले प्रस्ताव लाया जाता है केंद्र के द्वारा, प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास रख जाता है, राष्ट्रपति इसको भेजती है संबंधित राज्य की विधानसभा को, या संबंधित राज्य को भेजती है। किस लिए, उसके विचार के लिए कि भाई आपके राज्य का नाम बदलना चाह रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है, तो इनके विचार के लिए भेजती है। ये अपना विचार राष्ट्रपति को देते हैं, विधानसभा उसको पारित करते अपना देती है विचार कि हम भाई क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो इनका सुझाव भी हो सकता है, कुछ सुझाव सलाह हो, लेकिन कभी भी सुझाव क्या होते हैं, बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, दोनों में सबसे ऊपर सरकार कौन सी होती है, केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, एक तो बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। जब ये इनका आ जाएगा, या एक इनका जो टाइम होता है, इसके लिए टाइम भी जो है प्रेसिडेंट देता है कि भाई इतने टाइम में अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। अगर ये नहीं देते हैं तो भी, देते हैं तो भी इसके बाद प्रस्ताव को रखा जाएगा संसद में, संसद में साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाएगा और नाम बदल जाएगा, या नए राज्य का गठन हो जाएगा। सबके लिए एक ही प्रक्रिया है।
अब इन नाम बदलने के और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया, ठीक है, मद्रास का नाम तमिलनाडु हुआ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे हमें नाम बदलने के, जब नाम बदले गए। तो अब केरल का नाम केरलम करने, जो केरलम क्या है, मलयालम भाषा में बोला ही जाता है, तो ऑफिशियली इसको कर दिया जाएगा केरल का नाम केरलम। तो ये नाम कहाँ बदलेगा, जो हमारी पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, उनकी सीमाएं लिखी हैं, तो उसी अनुसूची में केरल का नाम हो जाएगा केरलम, और सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी नाम बदल दिया जाएगा। तो इसके लिए ये जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 3 के तहत जो पूरी प्रक्रिया पालन की जाएगी, ये संविधान संशोधन नहीं मानी जाती है। इससे संविधान में संशोधन तो होगा, लेकिन इसे अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि ये जो प्रक्रिया है, इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। अभी फिलहाल मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है, धीरे से अभी पहले संसद में जाएगा, उसके बाद में नाम बदला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आतंकवाद विरोधी नीति, देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति। नाम क्या रखा गया, प्रहार। प्रहार इंग्लिश में ये प्रहार है, PRAHAAR। तो एंटी टेरर पॉलिसी, काउंटर टेरर पॉलिसी भारत की है, इसको सरकार ने रखा है, बनाया है। तो कई स्तर की रणनीति, मतलब कई स्तरों पर काम किया जाएगा इसमें, और नेशनल स्तर पर बनाया गया है। स्वाभाविक सी बात है, आतंकवाद हमारी एक नेशनल समस्या है, ना कि कोई रीजनल समस्या है या राज्य स्तर की समस्या है। इसमें जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनके जो समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, जो उनको फंडिंग करते हैं, इन सब को टारगेट किया गया है। क्या है ये प्रहार के 7 स्तंभ है, आपसे पूछ सकते हैं। देखिए PRAHAAR, ये प्रहार, P फॉर प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन करेंगे, जो टेरर घटनाएं होती हैं, आतंकी घटनाओं को रोकना। आतंकी घटनाओं को रोकना, पहला काम हमारा। मान लीजिए आतंकी घटना हो ही गई, तो उसको हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स मतलब हो गई है तो उसके प्रति हमें तीव्र प्रतिक्रिया करनी है कि नुकसान कम से कम हो। नेक्स्ट क्या, एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटी, आंतरिक क्षमता को इकट्ठा करना। हमारी जो कैपेसिटी है, इकट्ठा करना, समग्र करना। एग्रीगेटिंग मतलब होता है कलेक्ट करना। तो सामूहिक, जैसे कि सभी एजेंसी जो काम करती हैं, जैसे कि क्या नाम है इसके लिए, आतंक की घटना जब कोई होती है तो उसके लिए क्या, कौन सी एजेंसी, NIA बनाई गई थी 2008 में, तो वो रिस्पॉन्स करेगी। प्लस ये बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, जैसे राज्य की पुलिस है, CBI है, तो IB है। तो इन सभी जगहों से डेटा को कलेक्ट करके एक बेहतर संस्था का निर्माण करना, जो कि आतंकी गतिविधियों के प्रति लड़ाई लड़ सके और त्वरित रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट क्या, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स। किसका प्रोसेस, जो थ्रेट्स आएंगे, इससे जो उत्पन्न होने, आतंकी जो घटनाएं होती हैं, उससे जो थ्रेट्स होती हैं, वो ह्यूमन राइट बेस्ड उसका सोल्यूशन किया जाएगा, या रूल ऑफ लॉ के आधार पर मिटिगेशन को, थ्रेट्स को कम करने का प्रयास किया जाएगा। प्लस अटेन्यूटिंग द कंडीशंस एनेबलिंग टेररिज्म। अटेन्यूटिंग मतलब होता है कम करना, मतलब जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियां हैं, उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि जो फंडिंग करते हैं, टेरर फंडिंग है, साइबर क्राइम है जिसके थ्रू जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाई जाएगी। प्लस इंटरनेशनल एफर्ट भी किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि आतंकवाद की जो
घटना है वो हमारे देश के स्तर पर ही नहीं, इंटरनेशनल है। जैसे कि पाकिस्तान से हमारे यहाँ आतंकी हमले होते हैं तो क्रॉस बॉर्डर हो गया। तो इसके लिए अगर हमें पाकिस्तान पर एक्शन लेना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेट करना पड़ेगा, देशों के साथ समझौता करना पड़ेगा। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने जो 1996 में रखी थी एक संधि, काउंटर टेरर ट्रीटी करके नाम है उसकी, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म ट्रीटी करके है, जो अभी पास नहीं हुई फिलहाल। आतंकवादी संधि जो आतंकवाद को लेकर के संधि थी। नेक्स्ट क्या है, रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। रिकवरी एंड रेजिलियंस मतलब अगर कोई घटना घट गई है तो लोगों को जो नुकसान होता है, जैसे कि धन का नुकसान है या लोगों की जो मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना कि वो अपने इस दुख से जो है राहत पा सकें, एक प्रकार से उनको उबारना दुख से। और रेजिलियंस का मतलब ऐसी व्यवस्था विकसित करना जिससे हम ऐसी घटनाओं को त्वरित रूप से रिस्पॉन्स कर सकें। तो ये है मोटा मोटा आपको इसके बारे में, आतंकवाद विरोधी नीति जो प्रहार है उसके बारे में। नेक्स्ट है सेवा तीर्थ का उद्घाटन। पीएमओ का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम है सेवा तीर्थ। और इसका मोटो क्या रखा गया है, ध्येय वाक्य। मोटो का मतलब ध्येय वाक्य, नागरिक देवो भव। पहले पीएमओ कहाँ था, साउथ ब्लॉक में था। साउथ ब्लॉक से शिफ्ट किया जाएगा न्यू विस्टा बिल्डिंग जो संसद की बन रही वहां पर, जहां पर नई संसद है उसी में। और ये रायसीना हिल्स पर था। साउथ ब्लॉक कहाँ था, रायसीना हिल्स पर। तो नेक्स्ट चलते हैं, कई नाम बदले गए हैं। और रायसीना हिल्स का निर्माण किसने किया था, लुटियंस ने किया था, इसीलिए उसको लुटियंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लुटियंस की जो दिल्ली है बोलते हैं लुटियंस दिल्ली। तो वहां पर जो राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण किया था लुटियंस ने, तो उनकी मूर्ति लगी हुई थी। तो उसकी जगह पर राजगोपालाचारी की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में लगाई जाएगी। इसके पहले एक दीर्घा थी, परमवीर दीर्घा नाम से एक गैलरी का उद्घाटन किया गया था, पिछले महीने हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम, उनके जो चित्र हैं वो उनके जो चित्र हैं वही लगाया गया है उसमें। तो राजगोपालाचारी की जो प्रतिमा लगाई गई है इसके हमारे लिए क्या रिलेवेंसी है, जैसे राजगोपालाचारी कौन थे, ये मद्रास से थे। पहली बात तो मद्रास से थे और मद्रास के सीएम भी रहे हैं। हमारे लिए जो एग्जाम में आता है वो क्या है कि ये भारत के पहले पहले और अंतिम दोनों ही थे। और अंतिम गवर्नर जनरल, ये होगा स्वतंत्र भारत की। मतलब ये हम जब आज़ाद हुए 1947 को, उसके बाद जब ये गवर्नर जनरल बने तो ये पहले भारतीय थे। माउंटबेटन के बाद ही इनको बनाया गया था। तो पहले भारतीय हैं राजगोपालाचारी, और इनके बाद वो कोई नहीं बना। इसके बाद ये पद ही खत्म हो गया। तो पहले और अंतिम दोनों हो गए। तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। ये भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। क्योंकि इससे पहले के जो गवर्नर जनरल थे सारे क्या थे, विदेशी थे। जैसे कि माउंट बेटन, जस्ट इनके पहले जो थे, जो आप माउंट बेटन योजना इतिहास में पढ़ते होंगे, लॉर्ड माउंट बेटन, इनके बाद ये बने थे राजगोपालाचारी। ठीक है, तो राजगोपालाचारी के बारे में हम लोगों ने जान लिया, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। कहाँ हुआ आयोजन इसका, वाईजैग में। मतलब
विशाखापट्टनम। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर जो हमारी सेना के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, उनकी परेड करवाएगी। तीनों सेनाओं की परेड हुई वहाँ पर, जल, थल और वायु। और ये हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में लगभग करवाया जाता है एक बार। कई बार होता भी नहीं है, लेकिन न्यूनतम एक बार तो करवाया जाता है। और यहीं विशाखापट्टनम में एक एक्सरसाइज भी हुआ, एक्सरसाइज मिलन। अभ्यास मिलन प्लस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इनके जो चीफ थे, इनकी बैठक हुई यहीं पर। सम्मेलन हुआ और मिलन अभ्यास हुआ। इसी में आपको याद होगा एक घटना घटी थी मिलन अभ्यास को लेकर के। ये ईरान का एक जहाज था जो आया था इसमें भाग लेने के लिए, तो जब वापस जा रहा था ईरान का एक शिप, उसको डुबो दिया था। किसने? अमेरिकी सेना ने, श्रीलंका के तट के पास में ही डुबो दिया था। तो ये हो गया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, मिलन अभ्यास और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तीनों का आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्या है? फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन। इसके लिए समझौता हो गया है। समझौता क्या है? ट्राई पार्टी में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। त्रिपक्षीय का मतलब तीन पक्ष हैं। तीन पक्ष में कौन कौन होगा? त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। एक है ENPO, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है नागालैंड सरकार। और तीसरा पक्ष है केंद्र सरकार। तीनों ने समझौता किया है। इससे क्या होगा कि जो ईस्टर्न नागालैंड के जो लोग हैं, वहां पर जो ट्राइब्स रहती हैं ईस्टर्न नागालैंड की, उनको, ये कहाँ पर गठन होगा? 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं नागालैंड के, तो जहाँ पर ये ट्राइब्स रहती हैं उसके लिए इस अथॉरिटी गठन किया जाएगा। और इनको क्या अधिकार होगा कि 46 विषयों पर अपने कानून बना सकते हैं, उनको लागू करें। पर कानून बनाना, लागू करना, इसकी छूट दीजिए। विषय से तात्पर्य जैसे कि पुलिस है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो पुलिस तो इनको नहीं दिया गया होगा, हेल्थ है, एजुकेशन है, जो लोकल विषय होंगे, जैसे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को विषय मिले हुए हैं, वही वाले इनको दिए गए होंगे। इसमें कितने लोग होंगे? 49 लोग होंगे। इसमें से 40 को चुनाव किया जाएगा, इलेक्टेड होंगे, मतलब इनका चुनाव करवाया जाएगा। और 9 लोग ये नॉमिनेट किए जाएंगे। किसके द्वारा? राज्य में है तो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये बनेगी और वहां का शासन चलाएगी। तो जो नागालैंड के 6 जिले हैं उनके लिए इसका गठन किया जाएगा, जिसका नाम होगा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। अगर आपको इसका मैप याद होगा तो ये यहाँ पर बनेगा आपका नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल्स जो हैं उनको वहाँ पर शासन चलाने के लिए इसका गठन किया गया है, जिनको 46 में से हस्तांतरित किए जाएंगे, बाकी नहीं। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल वाले पर। इंटरनेशनल में क्या है? मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। मलेशिया विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी गए थे मलेशिया की यात्रा पर। मलेशिया की यात्रा पर गए थे मोदी जी। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। वहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, कभी पूछ लिया जाता है। बाकी कोई खास बात वहाँ पर वैसी हुई नहीं जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक हो एटलीस्ट। मलेशिया के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये आपका आसियान का मेंबर है, तो यहाँ जाएंगे तो आसियान के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे।
नेक्स्ट क्या है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ कहाँ, बांग्लादेश में। तो आपको पता ही है कई चीजें हुई बांग्लादेश में। जुलाई में हुआ था अपराइजिंग, स्टूडेंट्स अपराइजिंग। पिछले साल जुलाई 2025 में वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने सरकार का विरोध किया था। बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स के द्वारा विरोध किया गया। परिणाम क्या हुआ, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। और ये कहाँ रह रही हैं इस समय, वहाँ के पीएम थी, ये रह रही हैं भारत में निर्वासित। इसके बाद वहाँ पर जो है अंतरिम सरकार बनी, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद यूनुस। ये मोहम्मद यूनुस वही वाले हैं जिनको मिला था नोबेल। इसके बाद चुनाव करवाए गए। चुनाव जब करवाए गए तो एक नई कहते हैं पार्टी, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसको मिला बहुमत। और इसके मुखिया कौन है, तारिक रहमान। तो इनको बनाया गया है वहाँ का प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ के। तारिक रहमान के बारे में जानेंगे आप। इनकी जो माँ है खालिदा जिया, इनका देहांत हो गया है अभी, तभी ये वापस आए हैं। अदरवाइज तो खालिदा जिया बनती प्रधानमंत्री, तो ये इनका देहांत हो गया है खालिदा जिया जी का, तो तारिक रहमान बने हैं प्रधानमंत्री। इस दौरान एक बात चर्चा में, जुलाई नेशनल चार्टर, ये क्या है, जुलाई में जो स्टूडेंट्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, विद्रोह किया गया, उस दौरान कुछ वादे किए गए थे स्टूडेंट्स से कि ये हम बदलाव किए जाएंगे। तो वही वादे, उन्हीं वादों को बोला जा रहा है जुलाई नेशनल चार्टर या जुलाई चार्टर। क्या वादे थे, तो इसके लिए रेफरेंडम करवाया जा रहा है। इसमें क्या वादे किए गए थे, जैसे कि 84 कुल वादे थे, जिसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए जाएंगे, 84 पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। कौन कौन से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने, जैसे कि अपर हाउस बनाया जाएगा जिसमें 100 मेंबर होंगे। अपर हाउस जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, लाइक राज्यसभा हमारे पास है, हमारा राज्यसभा अपर हाउस है, उसमें 100 मेंबर होंगे। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो मैक्सिमम 2 होगा, मतलब 2 कार्यकाल से ज्यादा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। जैसे कि अमेरिका में 2 वाला है प्रेसिडेंट के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चाहे कितनी बार भी पीएम बन सकता है। जैसे कि नेहरू जी 3 बार रहे, इंदिरा गांधी भी 3 बार रही है, मोदी जी का भी 3 बार हो ही गया है, तो कोई कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत में भी संभावना जैसे व्यक्त की जा रही है कि इस बात को लागू करने के लिए कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो, या उनका जो टर्म है, कार्यकाल से अच्छा टर्म, वो 2 टर्म फिक्स कर दिए जाए। प्लस वुमेन पार्टिसिपेशन में जो है राजनीति में बढ़ाया जाएगा। वुमेन मतलब महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाई जाएगी। जैसे भारत में हम लोग अभी संसद में पास किया गया 1/3 आरक्षण का, भारत में किया गया, तो भारत भी प्रयास कर रहा है, इन लोगों के यहाँ भी इसी को बात की जाएगी। दूसरा है डिप्टी स्पीकर पद जो है अपोजिशन को दिया जाएगा, ये मैंडेटरी रूप से है। आपको ये चीजें याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है कि भारत से रिलेवेंसी कैसे है, भारत में भी ये व्यवस्था है। जैसे भारत में डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को ही दिया जाता है, लेकिन इस बार अभी भरा नहीं गया मोदी जी के टेन्योर में डिप्टी स्पीकर का पद। तो ये परंपरा थी भारत में, लेकिन जो कि परंपरा है तो पालन करो या ना करो, संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। ये वहां पर मैंडेटरी करने की बात हो रही है इस नेशनल चार्टर में। हमें बांग्लादेश से क्या लेना देना, हमें सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि जुलाई नेशनल चार्टर या जुलाई अपराइजिंग क्या थी, और इसमें क्या बातें की गई, किस रिफॉर्म की बात की गई, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की गई है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ थोड़ा आप लोगों को इशू होगा, मैं हिंदी में समझा ही दे रहा हूँ। जैसे जापानी पीएम पुनर्निर्वाचित, री इलेक्टेड, पुनर्निर्वाचित। हिंदी में लिखने में क्या होता है, थोड़ा सा इश्यूज होते हैं टाइपिंग के, देयरफॉर इंग्लिश। इनका नाम क्या है, सने तकाइची। ये री इलेक्ट हुई हैं जापान की पीएम। जापान आप लोग जानते ही हैं, राजधानी क्या है वहाँ की, टोक्यो। वहाँ की संसद का नाम क्या है, डायट। जैसे रूस की संसद क्या है,
रूस को बोलते हैं संसद को ड्यूमा। ईरान का जो कभी-कभी मैचिंग के लिए आता है, ईरान की मजलिस। इज़राइल का आता है बहुत ज़्यादा, नेशेट बोलते हैं, KNESSET। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली। इंडिया और अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है दिल्ली में, सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है। इंडिया और अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। नेक्स्ट क्या है, बजट कंट्रीब्यूशन इन यूएनओ, मतलब बजट योगदान। जैसे यूएनओ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें कितने सदस्य हैं, 193 मेंबर हैं। तो इनका अपना सचिवालय भी होता है, वहाँ लोग काम करते हैं, इनका खर्चा पानी कैसे चलेगा, जो लोग यहाँ काम करते हैं तो उसके लिए खर्चा पानी के लिए पैसा चाहिए, पैसा को बोलते हैं क्या, बजट। तो बजट कहाँ से आता है, जो मेंबर हैं सदस्य देश या 93 लोग, ये देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो भारत ने अपना पैसा जमा करवा दिया है, कितना, $3.5 करोड़, इतना पैसा दिया है। तो ये सदस्य देश पैसा देते हैं जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ चलता है। तो उसी में भारत ने अपना टाइमली बेसिस पर अपना पैसा साल भर का जमा करा दिया है। उसके लिए धन्यवाद भी दिया है। इनके जो प्रमुख हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन होते हैं, जनरल सेक्रेटरी या महासचिव बोलते हैं। नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। ये है भारत का कंट्रीब्यूशन। अभी यूएनओ के बारे में हमें जैसे कुछ बेसिक समझना है। स्थापना कब हुई इसकी, 1945 में, चार्टर के द्वारा हुई थी। हेडक्वार्टर अगर हम देखें कहाँ है, न्यूयॉर्क। इसके अंग कितने हैं, जैसे यूएनओ के अंग 6 अंग हैं। इसके यूएनओ के जो 6 अंग हैं सारे के सारे वही हैं, केवल एक इसका जो आईसीजे है ये नीदरलैंड में है, हेग में। बाकी सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बाकी 5 कौन से हैं, जनरल सेक्रेटेरिएट, जैसे कि सचिवालय इसका एक अंग हो गया। सचिवालय क्या होता है, जहां पर इनके स्टाफ सचिव लोग बैठते हैं। दूसरा हो गया आपका इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो अभी काम ही नहीं कर रही है। क्वेश्चन कभी कोई पूछा जाता है कौन सी काम नहीं कर, कौन सा अंग जो डिफंक्ट हो गया है, काम नहीं करता है। तो 3 हो गए। चौथा हो जाएगा आपका सिक्योरिटी काउंसिल। तो 1 2 3 4 5, एक बचा हुआ है, वो आप लोग देखेंगे कौन सा है। ठीक है, तो ये इसके अंग हो गए। सिक्योरिटी काउंसिल में आप लोग जानते हैं 15 मेंबर होते हैं जो आपसे पूछा जाता है। 15 में बाइफरकेशन कर रखा है 5 और 10 का। ये लोग परमानेंट मेंबर होते हैं। स्थायी सदस्य कौन से लोग, 5 लोग हैं, ये पूछा भी जाता है आपसे। ये 5 लोग कौन से हैं, जो पावरफुल देश हैं, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, और हमारे इधर से रसिया और चाइना। ये 5 लोग हैं। और ये 10 लोग, इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का। हर 2 साल पर इनका चुनाव होता है। तो भारत 7-8 बार यहाँ रह चुका है मेंबर। तो ये हो गया मोटा मोटा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, स्टार्ट का फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट छोटा नहीं है, बड़ा स्टार्ट है। फुल फॉर्म क्या होगा, न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स
रिडक्शन ट्रीटी, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो स्टार्ट ये START ऐसे होगा। तो ST फॉर स्ट्रेटजिक, A फॉर आर्म्स, R फॉर रिडक्शन, T फॉर ट्रीटी। न्यू स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी किनके बीच हुई थी? रसिया और अमेरिका के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी? पर्पज क्या था? नाम ही लिखा हुआ है, आर्म रिडक्शन, मतलब आर्म्स का मतलब होता है हथियार, हथियारों की जो संख्या थी उसको कम करने के लिए ये संधि हुई थी। और वही कौन से? जो स्ट्रेटजिक आर्म्स थे। स्ट्रेटजिक आर्म्स मतलब मेन जो परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना, इसके लिए हुई थी, जो अब खत्म हो गई। दोबारा इसका समझौता नहीं हुआ दोनों के बीच। 2026 को फरवरी में खत्म हो गई। तो एटॉमिक वेपन्स की संख्या को रेगुलेट करने के लिए या हथियारों की जो संख्या को रेगुलेट करने के लिए, सीमित करने के लिए समझौता हुआ था दोनों के बीच में कि दोनों लोग सीमित करेंगे। इसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्यों कहते हैं? कि क्यों? क्योंकि पहली एक हुई थी ट्रीटी जिसको नाम बोलते थे स्टार्ट ट्रीटी, जो 1991 में हुई। फिर इसी को रिन्यूअल किया गया नए नाम से 2010 में, न्यू स्टार्ट ट्रीटी ओबामा के समय। तो ये खत्म हो रही थी 26 को, तो खत्म ही हो गई। क्यों? क्योंकि दोबारा समझौता नहीं हुआ दोनों के बीच में। दोनों कौन? रसिया और अमेरिका के बीच में। रीजन क्या था? एक बड़ा रीजन क्या है? अमेरिका चाह रहा था कि इसमें चाइना को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी सुपर पावर हो रखा है, उसके पास भी एटॉमिक वेपन्स हैं, परमाणु हथियार हैं, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाए। तो अमेरिका का कंसर्न ये था। चाइना ने तो मना ही कर दिया, भाई हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, हम तो अभी बना ही रहे हैं। तो ये हो गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लेकर के। ये जरूर याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। बेसिक पूछा जाएगा, स्टार्ट ट्रीटी किसके बीच में हुई, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किसके बीच में हुई, कभी कभी स्टार्ट ट्रीटी का फॉर्म ही आ जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रीटी का। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। दो 2026। सूचकांक का मतलब होता है सूचक धन अंक। कितने अंकों का है ये सूचकांक? 0 से 100 के बीच में होता है। तो जीरो वाला जो होगा, सॉरी जीरो वाला क्या, ये सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। इंडेक्स 0 से 100 अंकों के बीच में होता है। जिसके सबसे अधिक अंक होते हैं वो सबसे अधिक ईमानदार। तो जीरो वाला हो जाएगा मोस्ट करप्टेड, जिसको जीरो मिले हैं वो सबसे ज्यादा करप्टेड होगा। करप्शन में R डबल कर लेंगे, ठीक है। और जिसके अंक आएंगे 100, वो सबसे बेस्ट है, ईमानदार वाला या सबसे कम करप्टेड। कितने पैरामीटर्स हैं? 13 पैरामीटर्स। पैरामीटर मतलब किनके आधार पर गणना की जाती है? 13 मानक है जिनके आधार पर गणना की जाती है। भारत को रैंकिंग मिली 91, कितने में से? 182 में से। 91st रैंक रही भारत की 182 देशों में। सबसे कम भ्रष्टाचार देशों के नाम ये रहे, और सबसे ज्यादा करप्टेड देशों के नाम ये रहे, नीचे से, ये नीचे से आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। कौन जारी करता है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। पोर्टुलन्स, स्पेलिंग का थोड़ा इशू हो सकता है। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पर है? वाशिंगटन में बेस्ड है। कभी कभी पूछा जाता है लोकेटेड कहाँ है, तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। कितने पैरामीटर्स हैं? 4 पैरामीटर्स है। 4 प्लस के बेसिस पर इसकी गणना की जाती है सूचकांक की। और इंडिया की रैंक रही 45। लीडिंग कंट्री पहला नंबर इनका, दूसरा इनका और तीसरा सिंगापुर है। नेक्स्ट है पासपोर्ट रैंकिंग। पासपोर्ट रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। तो आज 26 के लिए रैंकिंग आई है। भारत के रैंक 75। इसका मतलब हम 56 देशों की यात्रा, इसमें 56 देशों की यात्रा भारत के पासपोर्ट पर हम कर सकते हैं, जहां पर वीजा की जरूरत नहीं होगी। देखिए वीजा क्या है और पासपोर्ट क्या है, दो अलग अलग बातें हैं। जैसे हम लोग भारतीय हैं,
तो जो भारत के लोग हैं उनके पास भारतीय पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट आपको सरकार से मिल गया, तो जब पासपोर्ट आपको मिल गया तो आप भारत से बाहर जा सकते हैं। पासपोर्ट होगा तभी आप भारत से बाहर जा पाएंगे, तो भारत से बाहर जा सकते हैं पासपोर्ट से। लेकिन कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? किसी देश जाओगे। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, तो अमेरिका जाओगे तो अमेरिका से पूछना भी तो पड़ेगा। तो अमेरिका से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। यही अनुमति के लिए जो पत्र होता है उसको बोलते हैं वीजा। वीजा ही क्या होता है? अनुमति पत्र होता है किसी देश जाने के लिए। तो वीजा होगा तो वीजा कौन जारी करेगा? अमेरिका जारी करेगा। तब जब वीजा आप जारी करेगा अमेरिका आपके लिए, आपको, तब आप अमेरिका जा पाएंगे। तो पासपोर्ट और वीजा दो अलग अलग बातें हैं, और किसका क्या काम है आप जान गए। अगर अमेरिका ने आपको वीजा नहीं दिया तो आप अमेरिका नहीं जा पाएंगे, फिर किसी और देश को जाना पड़ेगा। जिस देश में जाओगे वो देश वीजा मांगेगा, तो आपको वीजा पहले लेना पड़ता है। कहाँ से लेंगे? हर, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी है, वहाँ जाइए, वो आपको वीजा अमेरिका का दे देंगे। तो हर देश की एम्बेसी है, वहाँ जाकर आप वीजा ले सकते हैं। तो एक तो वीजा पहले लेके जाना होता है, पहली बात तो यही है। दूसरा, अब ये लिखा हुआ वीजा फ्री ट्रेवल, तो 56 देशों में आप जाइए, आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है। भारत का पासपोर्ट लीजिए और चले जाइए, या फिर वहां पर जब पहुंचेंगे उनके यहाँ एयरपोर्ट पर, तब वो तुरंत वीजा बना देंगे। तो इंस्टेंट आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पासपोर्ट की जो पावर होती है किस बात से तय होती है? पासपोर्ट की पावर इस बात से तय होती है कि आप कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। मतलब किसी भी देश में जाना है, अपना पासपोर्ट दिखाया, घुस गए, मतलब वीजा लेने की जरूरत ही नहीं है, या तुरंत आपको वीजा मिल जाएगा। ये है पावर पासपोर्ट की। और किसी पासपोर्ट की पावर इस बात पर निर्भर करती है कि कोई देश कितना सशक्त है, कितना पावरफुल है, या उसकी जो भरोसेमंद है, विश्वसनीयता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है। तो सबसे अधिक पावरफुल पासपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर का। कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? 192। मतलब ये कि अगर सिंगापुर का जो निवासी होगा, मतलब जिसके पास सिंगापुर का पासपोर्ट होगा, वो विश्व में किसी भी देश जा सकता है, उसको वीजा की जरूरत ही नहीं है। या तो जरूरत नहीं है, या तो वहां जाएगा तो तुरंत बन जाएगा, मतलब पहले से अप्लाई करने का झंझट नहीं है, तुरंत बन जाएगा। जापान 188 देशों का, साउथ कोरिया का 188 देशों का, मतलब यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पासपोर्ट सिंगापुर का। हम लोग बहुत पीछे हैं, 56 पर ही है। मतलब बाकी जो बचे देश हैं लगभग 150, वहां पर हमें पहले वीजा लेना पड़ेगा, फिर हम उस देश की यात्रा कर पाएंगे। ठीक है। और ये जो 56 देश हैं भी, ये सब छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड वाले देश हैं, द्वीप वाले। तो पासपोर्ट क्या है, वीजा क्या है, पासपोर्ट रैंकिंग किस बेसिस पर तय होती है, ये आपने यहाँ पर जाना। पासपोर्ट कैसे पावरफुल, कौन सा पासपोर्ट पावरफुल है, कौन सा नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच प्रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए। नाम का है क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। राष्ट्रपति का नाम है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पर एक बात हुई, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है 2026 को, जो आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। बाकी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन किया जाएगा। आपके लिए जरूरी नहीं है कि इनके संदर्भ में है, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखें जो आपसे पूछा जाता है। डबल टैक्सेशन, डबल या डबल, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता हुआ है, और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए समझौता हुआ है, बेसिक दोनों के बीच में। आपको याद होगा हम फ्रांस से क्या लेते हैं, जैसे कि अभी हमने राफेल डील की, तो राफेल वाले कहाँ से लेते हैं? फ्रांस से लेते हैं हम लोग। अभी हमने पढ़ा जो कि फ्रांस से हम राफेल खरीदेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026। कहाँ हुई है? दिल्ली में। इससे पहले 3 हो चुकी हैं। पहली हुई थी अमेरिका के ब्लेंचली में, तो अमेरिका कहते हैं, ब्रिटेन के, यूके, यूनाइटेड किंगडम के ब्लेंचली पार्क में। दूसरी हुई है
चाइना में सियोल समिट। सियोल से कंफ्यूज नहीं होना कि कोरिया का सियोल है, चाइना में हुई है। थर्ड एआई एक्शन समिट, ये हुई है फ्रांस में, और चौथी हमारे यहाँ हुई दिल्ली में। इसके जो हमारे यहाँ ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट हुई है, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स 3 थे, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई। जब भी कोई समिट होती है तो उसकी घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उसी को बोलते हैं, उस देश के नाम पर या उस सिटी के नाम पर होता है, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें जो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आप लोग लिख लेंगे हिंदी में, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर आधारित है, मतलब सभी लोगों के हित, सभी लोगों के सुख, मतलब सभी का कल्याण हो, कुल मिलाकर ये मसला है, उसी पर आधारित है। एआई आप लोग फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, जो आप लोग जानते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल तो खूब ही चर्चा में रहता है, जैसे कि इसका एग्जांपल में ले सकते हैं आप एआई के, चैट जीपीटी है, ये सब एआई वाले ही हैं। ग्रोक है, चैट जीपीटी है, ब्लैक बॉक्स है, मेटा है, ये सब एआई बेस्ड है। बहुत से रोबोट्स होते हैं, तो एआई का जो उपयोग है हर क्षेत्र में हो रहा है। नेक्स्ट है, ब्राजील के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए थे, उनका नाम था लूला डी सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, नाम है लूला डी सिल्वा। ब्राजील के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका का अगर हम मैप बनाते हैं, ये साउथ अमेरिका का, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है ब्राजील का। दक्षिण अमेरिका का मैप है ये। यहाँ से आपसे कई बार पूछा जाता है ना, कॉफी पोर्ट कौन सा है? सेंटोस। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और लास्ट है प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल को विजिट किया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल गए हैं। नेसेट क्या है वहां पे, ये लिखा होगा नेसेट। नेसेट को संबोधित कर, एड्रेस का मतलब संबोधित करना, मतलब वहां पर बोला। नेसेट वहां की संसद का नाम है, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां की संसद को संबोधित किया। बदले में वहां की संसद ने, नेसेट ने इनको एक सम्मान दिया। कौन सा सम्मान दिया? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। तो आपको याद करना है तो इसी से याद कर लेंगे, किस देश ने दिया अगर पूछा जाए तो नेसेट से पकड़ना है। नेसेट संसद कहाँ की है? इजराइल की, तो इजराइल ने दिया है। और क्या किया हमने वहां पर? हमने इजराइल को सपोर्ट किया कि भाई जो युद्ध के चल रहा है वो सपोर्ट भारत ने किया, जो कि काफी आलोचना भी हुई। एक वहां पर होलोकॉस्ट मेमोरियल है यरूशलेम में, वहां पर गए थे, जिसका नाम क्या था? याद वासेम। यहाँ पर 60 लाख यहूदियों को नाजियों के द्वारा मार दिया गया था, नाजी जर्मनी के द्वारा। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, जब हिटलर के समय की बात है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? एक यूपीआई कैन बी यूज्ड इन इजराइल, हमारा जो हम लोग यूज करते हैं भीम यूपीआई, उसका इस्तेमाल अब इजराइल में किया जा सकेगा पेमेंट के लिए, जो हम लोग गूगल पे और ये सब यूज करते हैं। बाकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हमारी बातचीत चल रही है, कोई खास मुद्दा नहीं है हमारे लिए। आईएमईसी, अगर यहाँ पर स्थिरता बहुत जरूरी है भारत के लिए। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये कॉरिडोर कहाँ से गुजरेगा? यही मिडिल ईस्ट से होते हुए जाएगा यूरोप तक। इसलिए यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है, जैसे इजराइल और ईरान, गल्फ कंट्रीज, तो यहाँ पर स्थिरता बहुत जरूरी है, ताकि
यहाँ से वस्तुओं का आवागमन ठीक से हो सके, तो वहाँ पर स्थिरता है नहीं इस समय, इसलिए दिक्कतें चल रही हैं, इसीलिए इसको बातचीत हो रही है कि भाई थोड़ा सा लोग अपना युद्ध उद्ध रोके जो ईरान का चल रहा है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की स्थापना की गई है, ये याद रखेंगे। क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप इजराइल के साथ किया गया है। इजराइल के साथ समझौता किया गया है। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं इसको। द एंड। थैंक यू वेरी मच।